Dhoni will collect the World Cup trophy. The party begins in Mumbai. क्या आप जानते हैं ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में ऐसे ही नहीं गिरा। हर मैच में खेले गए हर शॉट और हर बॉल का इंपॉर्टेंस था, तब कहीं जाकर वर्ल्ड कप हमारा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मैच है, वो है चुनाव। 18 साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। समयांतरण के साथ कृषि एक जीवन यापन करने का साधन नहीं रहा है, बल्कि ये एक बहुत अच्छे व्यवसाय के रूप में भी परिणत हो चुका है। सीमित साधनों के साथ यदि सही तकनीक और सही किस्मों का चयन किया जाए तो खेती में अधिक से अधिक पैदावार और लाभ होने की प्रतिशत बढ़ जाता है। किसान भाइयों, पूरे देश में ये समय है सरसों की बुवाई का, लेकिन इस वर्ष मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हमारे किसान भाई ऊहापोह में हैं कि क्या ये समय सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुआई के लिए देर हो चुकी है। हम आपको बता दें, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के सहयोग से पिछले वर्ष सरसों की खेती के विषय में हमने आपके लिए विस्तारित श्रृंखला तैयार की थी, जिसमें सही किस्मों का चयन और सही तकनीक के प्रयोग की जानकारी दी गई है। इस वर्ष भी सरसों अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आ रहे हैं कि वर्तमान समय में जब मौसम ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है तो हमें किस किस्म का और किस तकनीक का चयन करना चाहिए। कहीं बुआई के लिए देर तो नहीं हुई? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर दिया हमें सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर के निदेशक डॉक्टर पीके राय ने। किसान भाइयों, रबी की प्रमुख तिलहनी फसल राई सरसों की बिजाई लगभग हो चुकी है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात नहीं करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में करीब करीब 15 से 20 नवंबर तक अभी बिजाई होनी है। और इस बार जो क्षेत्रफल की जहाँ तक बात है तो जो जाते हुए मानसून की जो अच्छी बारिश हुई है और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा सरसों की बिजाई पे असर नहीं पड़ा है, बल्कि उल्टा असर ये पड़ा है कि इसमें जो सरसों का क्षेत्रफल है इस बार हम समझ रहे हैं कि ये पिछली बार से भी ज़्यादा होगा। और इस साल में हमने जो सरसों अनुसंधान निदेशालय ने बहुत सारी गतिविधियां चलाई जो किसानों के लिए थी और आगे भी हम चलाते रहेंगे। हमने इस साल जो पूरे देश में करीब 6,000 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगा रहे हैं, जिनके माध्यमों से हम किसानों को विभिन्न राज्यों में जो उन्नतशील जो खेती की तकनीकी है, जो सरसों की वैज्ञानिक तकनीकी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्पादन ले सकें, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें। और उन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में हमने अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो प्रजाति विशेष रूप से संस्तुत की गई है उनका उपयोग कर रहे हैं। और ये जो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, ये होल पैकेज फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसमें हम नत्रजन का जो न्यूट्रिएंट का जो सरसों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जो मुख्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, या जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, वो किस तरह से किस मात्रा में उपयोग करें, क्या इसकी जो हमारी खेती की तकनीकी होनी चाहिए, प्रबंधन की तकनीकी होनी चाहिए, चाहे वो रोग का हो, कीट का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई, ये सारी तकनीकी हम इन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को बताएंगे पूरे देश में। इसके अलावा हम असम राज्य में 5,000 जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन हम लगा रहे हैं विश्व बैंक पोषित एक परियोजना के माध्यम से।
इसके अलावा अभी जो सीज़न अभी शुरू हो रहा है सो बुआई हो गई है। अब आने वाले दिनों में हम विभिन्न माध्यमों से तकनीकी को हम किसानों तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा पूरे सीज़न में हम यहाँ पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो जो किसान भाई यहाँ प्रशिक्षण करना भी चाहते हैं वो अपने ज़िले के आत्मा जो विभाग है उससे संपर्क करके और अपना यहाँ पे प्रशिक्षण भी ले सकते हैं इस जो फसल के दौरान। इसमें हमने इस बार किसान भाइयों आपके लिए यहाँ सरसों बीज पखवाड़े के अंदर करीब 1200 कुंटल बीज हमने आपको उपलब्ध करवाया है। जो उन्नत प्रजाति के बीज हैं, अच्छे बीज हैं, वो भी किसान भाइयों को हमने उपलब्ध कराया है। तो ये कुछ गतिविधियां थीं जो हम लोगों ने अभी की और कुछ करने वाले हैं, तो इसका आप पूरा से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। किसान भाइयों, जैसे कि हमने बता रहे हैं कि बुआई हो गई है, अब काफ़ी हद तक हो गई है और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के बाकी जगहों पे बुआई हो चुकी है। अब जो फसल की रख रखाव की जहाँ तक बात है, देखभाल की बात है, तो अगले 40-45 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इसमें कुछ कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप सिंचाई ज़रूर, जो पहली सिंचाई है वो समय पर करें, करीब 30 से 35 दिन या मैक्सिमम 40 दिन की अवस्था में ज़रूर इसकी सिंचाई कर लें। और जो नत्रजन की मात्रा है जो आपने पहली सिंचाई के बाद देनी है वो इस्तेमाल करें। और इसमें नत्रजन की जो मात्रा आपको आधी जो देनी है उसको और ज़्यादा कम कर सकते हैं अगर आप थायो यूरिया का उपयोग करते हैं, या फिर आप इसका जो ना घोल बना के अगर इस्तेमाल करते हैं तो 25% उसमें जो आधा हिस्सा है उसका 50% हिस्से में ही आपका ये काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बचत कर सकते हैं अपने उर्वरक की। दूसरी बात है कि एक जो बीमारियों और रोगों, जो कीटों का प्रकोप है, उसमें आपको ध्यान रखना है, अपने खेत का लगातार भ्रमण करते रहें और जब भी कोई बीमारी का प्रकोप दिखाई दे, खास करके इसमें सफ़ेद रतुआ रोग का प्रकोप होता है, सफ़ेद तना गलन रोग है या फिर झुलसा रोग है अल्टरनेरिया का, इनका आप समय से निदान करें। अगर कहीं दिखाई देता है ये बीमारी तो पास के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो भी शोध संस्थान हैं उनसे बात करें और उनके वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के आप इसका जो है ना वो उपचार कराएं बीमारी का। इसके अलावा जो कीट हैं, शुरू में अभी चूँकि तापक्रम ठीक ठाक सा है तो अभी जो इसमें पेंटेड बग लगता है उसका ज़्यादा कुछ प्रकोप नहीं है, लेकिन अंत की अवस्था में जब फसल पक करके तैयार होती है उस समय दोबारा इस कीट का प्रकोप होता है, उस समय आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर इस तरह का कोई ये जो कीट लगता है तो उसका आप समय से जो ना उपचार कराएं, निदान करें। और इस तरह से आप मैं तो ये समझता हूँ कि आप इन सब कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। बदली हुई परिस्थितियों में आवश्यक है कि हमारे किसान भाई उन किस्मों का चयन करें जो कम समय में जल्दी तैयार हो जाती हैं। इस विषय पर जानकारी दी सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विजयवीर सिंह ने। डॉक्टर साहब, जो परिवर्तन पिछले दिनों में मौसम में देखने में आए उसके हिसाब से ही मैं बात करना चाहता हूं आपसे। जो वैरायटी वाला मामला है, क्योंकि अभी आपके खेत में तो बिजाई हो गई है, कहीं कहीं आपकी तैयारी भी चल रही है अभी, लेकिन अभी किसान तैयारी कर रहे हैं कुछ की दोबारा से, तो अब ये जो परिवर्तन है इसको आप मतलब सरसों की स्थिति से लेट मानते हैं वैरायटी के हिसाब से, या अभी चलेगा? ऐसा है किसान भाइयों, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर तक हम बिजाई जो होती है सरसों की उसको कोई लेट नहीं मानते हैं जी। लेकिन इस बार की जो परिस्थिति को देखते हुए किसान भाई 15 नवंबर तक भी अगर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं कही जाए। 15 नवंबर तक सामान्य माना जाएगा। उसके लिए भी हमारे पास में उपयुक्त वैरायटी हैं जिनको कि हम आपको बताएंगे। हमारे देश में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि
200 से ज़्यादा भी वैरायटी विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमोदित की है भारत सरकार ने जी। लेकिन हर एक वैरायटी हर परिस्थिति में बढ़िया उत्पादन नहीं देती है। अगर आपको जैसे लेट सोन की वैरायटी चाहिए जो इस साल की परिस्थिति है, तो वहाँ पे वही वैरायटी बोएं जो कि उसके लिए अनुमोदित है। अब चूंकि हम ये कहना चाहेंगे आपको कि भाई जिनका ड्यूरेशन कम है, जो वैरायटी आपको 120 दिन में पक के तैयार हो जाए, किसान भाइयों से निवेदन है कि उसी वैरायटी को लें। अच्छा, जैसे उसमें बताऊँ हमारी NRCHV 101 101 वैरायटी है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के पार्ट्स के लिए अनुमोदित की गई है। इस वैरायटी को किसान भाई अब नवंबर में अगर उनकी बिजाई करनी है तो इसको जरूर नाम एक बार फिर से। NRCHV 101। तो इसका कोई सरल नाम भी आपने खुद से दिया हुआ है? नहीं, इसका 101 नाम से ही प्रचलित है। जी जी। अभी हमने 2020 में 2 वैरायटी और निकाली हैं, एक ब्रजराज है और एक आपकी राधिका है। तो दोनों वैरायटी लेट सोन के लिए हैं। जो आप एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी पंजाब का एरिया है, आपके हरियाणा का एरिया, राजस्थान में गंगानगर है और अलवर का एरिया है, हमारे भरतपुर का भी कुछ पार्ट आता है, तो वहाँ पे इन वैरायटी को आप उगाएं। तो 101 राधिका और ब्रजराज ये तीनों वैरायटी खेतों के लिए लेट कंडीशन, मतलब जमीन अच्छी हो लेकिन 15 नवंबर तक के लिए। अन्य जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो बात हो रही है, तो वहाँ के लिए हमारे यहीं से एक वैरायटी निकली है DRMR 150-35। तो वहाँ के लिए काफ़ी लंबे अरसे बाद ये वैरायटी निकली, 2020 में इसको अनुमोदित किया है। तो उस कंडीशन में ये बढ़िया उत्पादन देती है। इसका जो पकने की अवधि है वो आपके 110 से 115 दिन है। अच्छा जी, गिरिराज जो वैरायटी है बहुत पॉपुलर है। गिरिराज जो वैरायटी है वो इनिशियली 2013 में हमने निकाली थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों के लिए। ये वैरायटी जो बड़ी बढ़िया वैरायटी है और पॉपुलर वैरायटी है, इसको निकाला तो जोन 2 के लिए और सिंचित क्षेत्र जहाँ समय से बुआई होनी है उसके लिए निकाला था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर हो गई है। किसान इसको हर एक परिस्थिति में बो देता है, लेकिन मेरा ये मानना है और एक्सपेरिमेंट भी देखा गया है कि इसको सिंचित और जहाँ पे पानी की पर्याप्त सुविधा है वहीं पे किसान भाइयों को। तो डॉक्टर साहब, ये वैरायटीज की बात हुई, आपने 15 नवंबर तक के बारे में हमको बताया। अगर किसी क्षेत्र में इससे भी आगे तो बुआई करनी चाहिए या किसान को दूसरी फसल के बारे में सोचना चाहिए? ऐसा है, मान लो जहाँ विशेष परिस्थिति है आप नवंबर तक कर लो, लेकिन नवंबर के बाद में हमारी जो ये सलाह है कि भाई दिसंबर में जाके इसकी कोई बिजाई नहीं करे, है ना। तो उसको ठीक है, 15 का 20 नवंबर हो गया, लेकिन आपके 30 नवंबर आ रहा है, आपके 25 नवंबर आ रहा है, काफ़ी लेट हो जाती है। तो वहाँ पे किसान भाइयों को ये सलाह है कि जो दूसरी क्रॉप वो ले सकते हैं, वहाँ पे वो क्रॉप देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप प्लांट ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं, वैरायटी डेवलपमेंट का आपका काम है, तो मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे तापमान के स्तर पे हो, चाहे बरसात का है, तो इसका प्लांट जीनोटाइप वैरायटीज़ के परफॉर्मेंस पे कुछ असर देखने में आ रहा है क्या? इसका देखो बिल्कुल असर देखने को आ रहा है। पहले हम उन वैरायटीज़ को प्रेफर करते थे जो कि 140 दिन में पक जाएं, और हमारा उद्देश्य था कि भाई उपज ज़्यादा हो, उसकी पकने की अवधि को हम लेके नहीं चलते थे। अब हमारा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम में रीओरिएंटेशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि अपने को 120 दिन में पक के फसल तैयार हो जाए। उसका कारण यह है कि मान लो पिछड़ जाए तो उसमें भी फिट बैठ जाएगी, आपको जल्दी बोनी है तो उसमें भी फिट हो जाएगी। तो उसमें 3 कारण हम मुख्य रूप से देखते हैं: पकने की अवधि, उसकी उत्पादन क्षमता, तेल की मात्रा और दाने का वजन। तो ये चारों जो कंपोनेंट जो मैं बता रहा हूँ, इनको हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में बिल्कुल देखते हैं। और एक किसान भाइयों की बड़ी एक आती है भाई लंबी बढ़ जाती है, तो उसमें मीडियम हाइट की, जैसे आपके 170 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर तो फिर भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर हम ब्रीडिंग प्रोग्राम को पूरा फोकस कर रहे हैं। ऐसी वैरायटी हर जगह आपकी फिट हो जाती है। सरसों अनुसंधान निदेशालय की वैरायटी के स्तर पर जो संस्तुति हैं आपने हमको बताई, कोई और खास बात जो कि किसानों को इस समय पर ध्यान में रखनी है? दूसरी ये है कि किसान भाइयों, देखो मैं आपको बताऊं कि सिंचाई की बात बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। किसान भाई कई बार कहते हैं भाई मेरे पास में तो कोई पानी नहीं है, भाई वर्षा पे सिंचित पे ही बोऊंगा मैं, और जो मैंने नमी संरक्षित कर रखी है उसमें आप ये वैरायटी नहीं बोएं। उसके लिए स्पेशल वैरायटी हैं, जैसे आपके RS 725 है, एक बड़ी अच्छी वैरायटी है। एक DRMR 116540 है। ये नई वैरायटी आई है जो कि आपके पूरी की पूरी जो नमी संरक्षित कर उस पर भी बढ़िया उत्पादन दे देंगे। यानी कि जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है, उन किसानों को थोड़ा दूसरी वैरायटी पे ध्यान, जो आपने नाम लिए इन पे हमको ध्यान देना। ये एक परिस्थिति ये आती है कि भाई लवणीय भूमि है,
तो क्षार की समस्या के लिए एक लेटेस्ट वेराइटी है ये CS60, आपके करनाल से निकली है। CS60, CS60। इससे पहले CS54 थी, CS52 थी, तो लेकिन लेटेस्ट वेराइटी CS60 आई है। इसको किसान भाई यूज़ करें, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। दूसरी आपकी एक परिस्थिति और मैं आपको बताऊं, जैसे लेट सोन चल रहा है, लेट सोन में आपके ये वेराइटी हैं, लेकिन आपके कई कहते हैं भाई मुझे पीली सरसों उगानी है या आप मुझे तोरिया उगानी है, जहाँ पर कि आपके मस्टर्ड का सिस्टम नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास में वेराइटी हैं, जैसे YSH 401 है, ये पीली सरसों की बहुत अच्छी वेराइटी है। NRC YS 5-2 ये एक अच्छी वेराइटी है, ये पूरे भारत क्षेत्र के लिए अनुमोदित हैं, किसान भाई इनको लें। आपके तोरिया की एक वेराइटी है तपेश्वरी, अच्छी वेराइटी है, इसको आप यूज़ करें। तो मेरा जो किसान भाइयों को संदेश ये है कि जो वेराइटी सिस्टम से निकली हैं, विशेष परिस्थिति की हैं, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक जो किस्म है हर परिस्थिति में अच्छा उत्पादन आपको कभी नहीं देगी। ये विशेष बात डॉक्टर साहब की रही कि एक तो हमको समय क्या चल रहा है इस पे ध्यान देना है, इसके साथ साथ में जिस परिस्थिति के लिए वैरायटी निकली हुई है उसी का हमको चयन करना है। और इस साल चूंकि थोड़ा सा कहना चाहिए कि मौसम के परिवर्तन की वजह से भी कोई विलंब नहीं है, एक तरह विलंब से नहीं है, लेकिन वैरायटियों के चयन पे ध्यान देना है। चयन पे ध्यान देना। आप देना 15 नवंबर तक किसान भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो वैरायटी आपको 120 दिन में पक के तैयार हो जाए उस वैरायटी को अब लें। किसान भाई ये गलती नहीं करें कि अभी 140 दिन में पक रही है उस वैरायटी को ले लें। फसल में अधिकतम लाभ और अधिकतम पैदावार के लिए आवश्यक है कि बुवाई, भूमि और बीजोपचार पर भी ध्यान दिया जाए। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर हरवीर सिंह ने। तो डॉक्टर साहब आपके खेत में तो काफ़ी तैयारी चल रही है, ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, उधर आदमी भी काम कर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं, तो ये जो आप तकनीकी अपना रहे हैं इसके बारे में बताइए। पहले तो किसान भाई बताइए कि जो आपके संस्थान की रिकमेंडेशन है, संस्तुति है कि बुवाई कैसे करें और उसकी तैयारी कैसे करें, ये संक्षेप में हमें बताएं। तो जहाँ तक भूमि तैयारी करने की बात है तो किसान भाई सबसे पहले बुवाई से 15 दिन पहले 2 जुताई हैरों से करना चाहिए और उसके बाद में बुवाई से 1 हफ्ते पहले 2 जुताई कल्टीवेटर से करें और आखिरी जुताई जो बोने से 1 बार पहले करना चाहिए। और हर जुताई के बाद में पाटा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाटा लगाने से ढेले समाप्त होते हैं और खेत को समतल करने में भी मदद मिलती है। तो आपका जो खेत तैयार है, जैसे ये इसमें बुवाई हो चुकी है और आगे आपके ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो यही उतनी ही जुताई आपने की हैं इसमें? इसमें हमने पहले 15 दिन पहले 2 हैरों से जुताई की थी, उसके बाद में अभी 1 हफ्ते पहले हमने 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की है और अभी आखिरी जुताई अभी ये बुवाई होने से पहले की गई है, कल 1 दिन पहले। अब ये बुवाई की तैयारी हो रही जी। है। तो बुवाई का सही तरीका आपके तो जैसे फार्म पे कुछ लोग तो चोंगा से भी बुवाई कर रहे हैं, कुछ आपके ट्रैक्टर भी तैयार खड़े हुए हैं जी। तो क्या मतलब आप इसमें मुख्य बिंदु क्या है किसानों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है? बुवाई की तरीके की जहाँ तक बात है तो किसान भाई कई तरीके से बुवाई कर सकते हैं, पर उनको ये जो अनुसंधानों में ये पाया गया है कि उनको जो पंक्ति में बुवाई करना चाहिए। जैसे किसान भाई देसी विधि से बुवाई कर सकते हैं और वैसे मशीन से बुवाई करना, पंक्ति से में बुवाई करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें सरसों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो जो पंक्ति में बोने से जो अनुसंधानों में पाया गया है कि वो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी निर्धारित होने के कारण
हमको उत्पादन अच्छा मिलता है। तो सिंचित और असिंचित दोनों ही स्थितियों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक जैसी? थोड़ा सिंचित अवस्था के लिए है 30 सेंटीमीटर जी। और असिंचित अवस्था के लिए 45 सेंटीमीटर है। हालांकि कुछ प्रजाति ऐसी भी हैं सरसों में, जैसे RS 725 है, RS 749 है। इन प्रजातियों के लिए 45 सेंटीमीटर की जो पंक्ति से पंक्ति में जो है किसान भाई कर सकते हैं। पंक्ति में बुवाई करने से एक ये फ़ायदा मिलता है क्योंकि हमको जो प्लांटिंग जियोमेट्री जो बोलते हैं उसको, वो हमको जो रिकमेंडेड है वो मिल जाता है, इसलिए। और हमको जो थिनिंग करने में भी आसानी रहती है। अगर हम पंक्ति में बुवाई करते हैं तो हमको जो डेफिनेट रो पैटर्न है और जो पर्याप्त पौधों की संख्या जो प्रति हेक्टर में होना चाहिए वो होने में मदद मिलती है। इसी वजह से उपज बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइन से लाइन की बात हो गई, बीज कितना डालना होगा और उसका उपचार कैसे करना होगा? इसके लिए किसान भाई किसी भी फफूंदीनाशी को लेके, जैसे कि कार्बेंडाजिम है, उसको 2 ग्राम दवाई फफूंदनाशी को लेके और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके ही बोएं। और जहाँ तक बीज दर की बात है तो 4 किलोग्राम बीज जो है पंक्ति से पंक्ति बुवाई किसान भाई करते हैं, तो 4 किलोग्राम बीज मशीन से बोने के लिए पर्याप्त रहता है जी, प्रति हेक्टर के लिए। अच्छा, और अगर वैसे देसी विधि से करें तो उतना ही बीज चाहिएगा, थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा? नहीं, जहाँ तक देसी विधि की बात है तो जो छिटकवा विधि से जो किसान भाई करते हैं देसी विधि में, उसमें बीज ज़्यादा लग जाता है। लेकिन उसकी तो आप संस्तुति नहीं करते हैं, उसकी हम संस्तुति नहीं करते हैं। और जो आपका देसी विधि से जो बुवाई करते हैं, इसमें भी लगभग 4 से 5 किलो बीज में 4 से 5 किलो बीज में बुवाई का कार्य प्रति हेक्टर में संपन्न किया जा सकता है। खेती में अधिकतम लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि उर्वरक प्रबंध पर भी ध्यान दिया जाए। किस उर्वरक का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में उस उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए, ये बेहद आवश्यक जानकारी होती है। तो आइए सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा से जानते हैं इस विषय में। डॉक्टर साहब, उर्वरक प्रबंध की बात करते हैं तो सरसों में बुलेट पॉइंट जो आपको संस्तुत करना हो कि ये तो करना ही करना है किसान भाइयों को। देखिए, वैसे तो उर्वरक प्रबंधन के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप मिट्टी की जांच कराएं। उससे आपको ये पता लगेगा कि कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पूरे कंट्री के अंदर सर्वे किया है तो ये पाया, एक तो ये तिलहनी फसल है, तो किसान भाई ये याद रखें कि सल्फर का प्रयोग इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपने मिट्टी जांच नहीं कराई है तो मुख्य रूप से यह है कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता है। जहाँ कहीं पे पोटास की भी कमी देखने में आ रही है तो वहाँ 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की आवश्यकता है। यानी कि पोटास से ज़्यादा महत्वपूर्ण सल्फर है। सल्फर है। सल्फर के साथ साथ क्या है, आप ये ध्यान रखें कि जो बुआई के समय, जैसा आपने कहा कि बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग करें, जैसे 40 किलोग्राम, और आधी मात्रा जब पहला पानी दिया जाता है जब इसका प्रयोग किया जाए। और जो फास्फोरस तत्व है, चाहे पोटेशियम है, इन सब की आपकी जो एप्लीकेशन होगा वो बुआई के समय। तो सल्फर किस रूप में आप देखिए, सल्फर इसमें आप ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि या तो आप सल्फर का अलग से प्रयोग करें या डीएपी की जगह आप सरसों के अंदर जो हमारा संस्थान सिफारिश करता है वो सिंगल सुपर फास्फेट का सिफारिश करता है। अगर मोटे मोटे अगर हम उसकी बात करें तो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें और 90 किलोग्राम यूरिया, ये आप शुरुआत में बुआई के समय प्रयोग करें। 90 किलोग्राम यूरिया आप बाद में प्रयोग करें।
तो इससे आपका क्या होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में ये भी देखने में आया कि बहुत जगह जिंक की कमी भी पाई गई है। तो अगर ऐसा है तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। और बोरोन की कमी भी हम कई जगह देखने में आ रहा है आजकल है, तो बोरोन की अगर कमी आती है तो 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टर का प्रयोग करें। बस ये ध्यान रखें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का, जैसे मैंने बताया कि जिंक है या बोरोन है, इनका प्रयोग आप मिट्टी जांच करा के ही करें, क्योंकि ज़्यादा अधिकता होने पे इनके टॉक्सिक इफेक्ट भी आते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। किसी भी सूरत में अगर मिट्टी की जांच आपने नहीं करवाई है तो आपको जो संस्तुत मात्राएं बताई हैं और उसमें कम से कम 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर, ये एक आवश्यक संस्तुति है संस्थान की। इससे तेल की मात्रा भी बढ़ती है और जो किसान भाई आजकल देते हैं, क्योंकि तेल की मात्रा से ही जो फसल की मूल्यांकन है वो भी होता है। डॉक्टर साहब, इसमें जो शुरुआत के फसल सुरक्षा काम है, विशेष तौर पर अरीये, खरपतवारों का नियंत्रण और सिंचाई, इस पे भी बताइए कुछ। हाँ, देखिए किसान भाइयों, जब भी आप करते हैं तो जैसे हमारे पूर्व वैज्ञानिक ने भी बताया कि खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें जब भी बुआई से पहले, और मिट्टी को भुरभुरी बना लें, कोई खरपतवार ना रहे। और उसके बाद में अभी तक जो है तो सरसों में इस तरीके का कोई विशेष खरपतवार नाशी का हम सलाह नहीं देते। आप पेंडामिथिलिन अगर आप बुआई के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप 20-25 दिन के ऊपर निराई गुड़ाई करें, पंक्ति में बुआई करें। आजकल आपने देखा होगा कि वीडर बहुत तरीके के आ रहे हैं जो बहुत आसान हो गई है। तो बढ़िया तरीका यही है कि आपसे सिंचाई से पहले एक बार उसकी निराई गुड़ाई कर लें, उससे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। घनेरी सरसों के पौधों को भी आपने कहा? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे किसान भाइयों 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार किसान किसी कारणवश ज़्यादा बीज डाल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर घनी हो जाती है तो उससे फसल की पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो करीब 15-20 दिन की अवस्था के ऊपर है, जब 4 पत्ती की फसल हो जाती है तब आप करीब 10 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर पौधे का विरलीकरण करें, यानी कि अगर जैविक पौधे तो उनको काट कर फेंक देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण ये काम करना चाहिए जरूर, नहीं तो इससे फसल की पैदावार जो है ना कम होती है। अगर पर्याप्त स्थान रहेगा पौधे को तो उसकी बढ़वार अच्छी होगी, उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। 3 बातों का हमको विशेष तौर पे इस वक्त ध्यान में रखना है। तो सरसों में किस्म के चयन, बुआई का तरीका और शुरुआती अवस्था में पोषक प्रबंध के साथ साथ में खरपतवारों का नियंत्रण और फसल का विरलीकरण, ये हमारे आज के इस एपिसोड के मुख्य संस्तुत बिंदु हैं जिन पर सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने और निदेशक महोदय ने भी प्रकाश डाला था। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर की संस्तुतियां हमने आप तक पहुंचाई। सरसों की फसल के विषय में और बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे आगे आने वाली कड़ियों में। अब स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।